लोग शुरू करते हैं एमबीसीटी, जो इसकी फुल फॉर्म है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है। मैंने इसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी तैयार की है। यूजली मैं नहीं करता हूँ प्रेजेंटेशन अपनी, लेकिन मुझे लगा चीज को समझने के लिए ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। हम पहले वर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं माइंडफुलनेस, क्योंकि माइंडफुलनेस इज द बेसिक थिंग। जैसे डॉक्टर रंजन ने बोला, भी माइंड को किस तरह से पैटर्न कर सकते हैं, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस जो है वो हम इस तरह समझ सकते हैं, इसको अलग अलग ढंग से लोग समझाते हैं, करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके सामने से ट्रेन जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है, और आप ट्रेन के पास में खड़े हुए हैं। आपको मैं बोलूं डब्बों को गिनो, तब गिन नहीं पाओगे, क्योंकि दैट ट्रेन इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट। और अगर मैं बोलूं आपको ट्रेन के अंदर कौन बैठा हुआ है, या ये इंसान बैठा हुआ है, देखो वो कहाँ बैठा हुआ है, तो आपको नजर नहीं आएगा। तो हमारी लाइफ भी इसी तरह से, जब हम पास से उसको देख रहे होते हैं, तो वो इतनी फास्ट चल रही होती है, इतनी तेज चल रही होती है। हम जो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे लाइफ क्या ट्रेन की तरह, उसको मिस कर देते हैं। वे जस्ट लिसनिंग सम साउंड, समथिंग इज मूविंग, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक मोड। और हमें एहसास भी नहीं होता वो चल रहा है। व्हाट इज माइंडफुलनेस? अगर मैं आपको बोल दूं, आप उस ट्रेन से थोड़ा सा दूर चले जाए, ट्रेन चल रही है, उससे दूर चले जाए, और आपको मैं बोलूं, आप डिटैच होके उस डिब्बे को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कितने डब्बे हैं, तो ट्रेन आप शुरू से लेके एंड तक देख पाओगे। हाँ या ना? यस। तो इस तरह से जब देख पाओगे, तो यू कैन काउंट द कितनी उसके अंदर बोगी है और क्या क्या चीजें हैं। तो सिमिलर वे में हमारी जो लाइफ है, वो इसी फास्ट पेस के अंदर मूव कर रही है, एंड वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग, एंड व्हाई इट्स हैपनिंग, एंड व्हाट आई कैन डू फॉर इट। जैसे ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं, हम उसके शोर से परेशान हो रहे हैं, राइट? हम उसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें हेल्पलेसनेस देता है। वही हम दूर चले जाते हैं, नाउ वी हैव द वाइडर पिक्चर। वो हमें कंट्रोल देता है, एक सेटिस्फेक्शन देता है, एक हमें प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज को डिटैच होकर देखने का मौका देता है। माइंडफुलनेस भी ऐसे ही लाइफ को देखने का एक तरीका है, एक जरिया है, एक विधि है, जो आज की नहीं है। उसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, ये सदियों से है, और हम सभी लोग कभी ना कभी माइंडफुलनेस में रहते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। जैसे कि हमारे जीवन में सारी घटनाएं हो रही होती है, चाहे डेजा वू है। डेजा वू क्या है? हम लोग अपने आगे की चीज देख पाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम समझते हैं कि लाइफ के आगे लाइफ है, सब चीजें समझते हैं, वैसे ही हम माइंडफुल रहते हैं। आप कभी पहाड़ों में गए हो? पहाड़ों के अंदर एकदम पहाड़ की सीनरी देख के आपको लगा होगा, वहीं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ। और आप पत्ते देखते, ग्रीनरी देखते, वो साउंड सुनते सुनते इतने मंत्र मुग्ध हो गए आप, उसमें खो गए। और उसके अंदर आप एक तरह से माइंडफुल तरीके से सुन रहे हो। जो भी साउंड्स आ रही है वो सुनाई दे रही है, जो स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, वो आपको सुगंधित कर रही है, क्योंकि दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू, क्योंकि वो कुछ नया है आपके लिए। और जब नए के अंदर हम रहना शुरू कर देते हैं, वही हमारे लिए ओल्ड हो जाता है, पैटर्न बन जाता है, और हमें उसका एहसास नहीं होता। ये ऐसे ही हम कह सकते हैं, हम जैसे किसी कुछ अच्छी स्मेल नहीं है किसी जगह पे, हम वहां पे रह रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हमें स्मेल आनी बंद हो जाती है। सिमिलर में कहीं अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, वो भी आनी बंद हो जाती है। लेकिन जब चेंज आता है, तो हमें पता चलता है। तो माइंडफुलनेस क्या है? उसी सिचुएशन में, जो सिचुएशन है जैसी है, उसको नए ढंग से देखने के तरीके को माइंडफुलनेस बोलते हैं। जैसा है, जिस तरह से है, उससे डिटैच होकर देखने को माइंडफुलनेस बोलते हैं। माइंडफुलनेस को हम दो ढंग से देख सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि हमारा माइंड फुल है चीजों से, इतना क्लटर भरा हुआ है हमारे इमोशंस की वजह से, हमारी फीलिंग्स की वजह से, हमारी थॉट्स की वजह से, हमारे पास्ट की वजह से, हमारी फ्यूचर की एंग्जाइटी की वजह से, दैट इज फुल ऑफ क्लटरिंग, दैट इज माइंडफुल, दैट इज ऑल्सो माइंडफुल। बट माइंडफुलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। वो क्या है? माइंडफुल दैट हाउ इज दिस। सिंपली एक एग्जांपल देते हैं, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं। ये पहाड़ ऐसे हैं, ऐसे क्यों हैं? इतने खूबसूरत कैसे हैं? इतने खूबसूरत पहाड़ कैसे बन गए? जिसने उनको बनाया कितना बढ़िया इंसान होगा, जिसने सोचा उसके बारे में। कितनी अच्छी खुशबू है। इससे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस देखता रहूं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं देखता रहूं इसको। इस चीज को लेबल करना, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं इन पहाड़ों को देखता रहूं,
और मुझे अच्छा लग रहा है, ये ही एक माइंडफुलनेस का पार्ट है। दैट यू आर प्रेजेंट इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। उस प्रेजेंट मोमेंट के जो प्रेजेंट है, जिसको गिफ्ट बोलते हैं, उसमें उपस्थित होने को, रहने को ही माइंडफुलनेस बोलते हैं। अब हम आते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? एक अलग थेरेपी है जिसमें हमारे कॉग्निशंस होते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, उसके पैटर्न्स क्या है, उसकी एक थेरेपीज क्रिएट की गई, जैसे बिहेवियर थेरेपी है, साइको एनालिटिकल थेरेपी है, वैसी कॉग्निटिव थेरेपी है, पर्सनल थेरेपी है। ये अलग अलग साइकोलॉजी की टर्म्स है। तो कॉग्निशंस जो होती हैं, हम कॉग्निशंस के पैटर्न्स होते हैं, हम चीजों को मेमोराइज कैसे करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, हम किसी पैटर्न को देखते कैसे, हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है, कौन सी चीज हमें ट्रिगर करती है, राइट, कौन सी चीज हमें हैप्पी करती है, कौन सी सैड करती है। उस कई बार ये सब चीजें को कॉग्निटिव थेरेपी ने आगे लेके आए, यानी किस तरह से उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी इंसान को डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट क्या करता है, उसको कॉग्निशंस को देखता है भी, अच्छा ठीक है डिप्रेशन है, तो कब डिप्रेशन आता है, क्यों आता है, रिसेंटली क्या हुआ था आपके साथ में, जिसकी वजह से आपका ये थॉट पैटर्न बन गया। तो जो थॉट पैटर्न को तोड़ने के लिए उसको कुछ होमवर्क देता है, भी आप जाके आप डायरी राइटिंग करो, जिसको जर्नलिंग बोलते हैं, आप इस तरह से करो, आप वॉक करो, राइट, ताकि जो पैटर्न्स बने हुए हैं उस पैटर्न्स को तोड़ सके। और 1970s के अंदर, क्योंकि जो ईस्टर्न का जो इन्फ्लुएंस था, ईस्ट इन्फ्लुएंस था, वेस्ट में बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, तो एट दैट टाइम देयर वर मेनी रिसर्चर्स हु वर नॉट हैप्पी विद द एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स दैट एंड अदर थेरेपीज ऑफ द विच आर गोइंग ऑन, चाहे वो साइको एनालिटिक जो फ्रॉड ने क्रिएट किया था, चाहे बिहेवियर थेरेपी हो, चाहे वो बाकी हो, तो उससे वो इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जो मेन स्ट्रीम साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक साइंटिफिक प्रोग्राम डिजाइन किया भी किस तरह से ये मेडिसिन के साथ में हम कंप्लीमेंट्री कर सकते हैं, या हम उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड करते हैं, बिकॉज वेस्ट इज फार अहेड ऑफ अस इन द रिसर्च वर्क। तो जब उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया, तो उन्होंने, जैसे हम लेते हैं एक कंट्रोल ग्रुप रहते हैं, एक हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहता है, इस तरह से ग्रुप लिया, तो उन्होंने देखा जो 8 वीक का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, जो सीवियरली डिप्रेस्ड लोग थे, जो लोग मेडिसिन ले रहे थे, उनसे ज्यादा इफेक्टिव माइंडफुलनेस था, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी था जिसको नाम। और जिन लोगों को मेडिसिन दिया था उनमें रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, परसेंटेज ज्यादा थी, और इनमें भी रिलैप्स हो रहा था लेकिन परसेंटेज वाज वेरी लेस। एंड विद दीज स्टडीज दे हैव कंक्लूडेड दैट mindfulness based cognitive therapy is much ahead, much effective, much safer, and relapses are less. So this is a thing which should be promoted. तो उन लोगों ने इस थेरेपी को हॉस्पिटल्स में किया, डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे अपने प्रोग्राम्स करते थे वहां पे उन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो रिसर्च और आगे बढ़ी, देन दे हैव डन द फंक्शनल एमआरआईज, वेरियस फंक्शनल एमआरआईज। जो फंक्शनल एमआरआईज जो लोगों ने किया, तो देखा विद इन टू 2 मंथ्स, 8 वीक्स का प्रोग्राम होता है, देर वॉज a prominent changes in the brain structure, especially in the neocortex. It was more functioning, more active, and person were becoming more happy, more creative. जो बाहर की चीजें वो तो थी, they were more creative, more happy, depression was less, they were having more less anxiety, they were more present with their life, they were improving their relationships and other kind of things. But ये चीजें क्या होती है, बाहर नजर आती है, ऐसे लगता है भी ठीक है, ये कुछ किया, कुछ सोच बदली, कुछ एक आदमी हुआ, 2 आदमी, लेकिन when they saw this pattern of changes in the brain is prominent in all the candidates who have participated in 8 weeks program. So then effectiveness was studied, and even in Nobel Prize book, it was mentioned that how much this MBCT is effective and how it can change. So first, I want to share my PPT. So I just want everyone to type any question, whichever in your mind. So in the end, we'll try to answer, or in between, if question is relevant, and Dr. Ranjan will ask from. So we can make this session more interactive, more effective, because हम लोग हमेशा बोलते हैं कोई भी सेशन इफेक्टिवनेस तभी है उसकी अगर वो आपकी जिंदगी में आपकी चीजों में फर्क डाल रहा है,
चेंज लेके आ रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। अदरवाइज जो ज्ञान है, ज्ञान तो दुनिया में बहुत पड़ा हुआ है। अब ज्ञान तो इतना हो गया, एआई ने तो क्लिक ऑफ माउस के क्लिक के ऊपर आपको जितना ज्ञान चाहिए आपको ज्ञानी बना देगा। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ज्ञान की अभी कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी नहीं है। अभी जो लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उनकी कमी बढ़ती, उनकी कमी होती रहेगी और बढ़ेगी ये। क्योंकि लोगों के लिए जितना ज्यादा ज्ञान आएगा उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल रहता है। ये सही है कि ये सही है, ऐसा करे कि ऐसा करे, ये ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है, राइट? तो उस चक्कर में कुछ भी नहीं करेंगे। सो आई जस्ट वांट दैट। और मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ। जब शुरुआत हुई थी तो ये डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। then when they saw this is very effective kind of therapy, effective kind of program, तो उन लोगों ने इसी प्रोग्राम को जनरल पॉपुलेशन है, जो हेल्थी पॉपुलेशन है, who want to excel in their life, who want to make their relationship more better, who want to be creative, who want to be at peace, who want less anxiety, who want to be more productive in their life, who want to be healthy, because mind body connection is a very important connection, राइट? इस चीज को जैसे जैसे बढ़ा, तो ये एक फील्ड से डिप्रेशन के निकल के डिफरेंट फील्ड्स तक आ गए। तो मैं आज का जो पीपीटी है, मेरी प्रेजेंटेशन है, उसको जनरल पॉपुलेशन किस तरह से यूज कर सकती है, किस तरह से कर सकती है, तो उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। और कुछ हम बीच बीच में एक्शन भी लेते रहेंगे, सो दैट यू ऑल बिकम प्रेजेंट एंड व्हाट इज द माइंडफुलनेस। सो पीपीटी शुरू करने से पहले, व्हाट इज माइंडफुलनेस? आई वांट एवरीवन टू एक्सपीरियंस दैट, राइट? Don't close your eyes, right? Just get conscious about your breath. अपने सांस के प्रति सजग हो। नाउ स्कैन योर होल बॉडी। अपने सिर से लेके पांव तक अपने आप को देखें, और देखें कहीं भी अनकंफर्ट हो, कहीं भी कुछ पेन हो। जस्ट गेट कॉन्शियस अबाउट दैट पेन, अनकंफर्टनेस, वट एवर इज देयर। कुछ भी हो रहा है, कहीं भी अनकंफर्टनेस है, कहीं कुछ पेन है, उस जगह के लिए हो जाए, मेरे को उसको लेबल कर दे। मेरे को इस समय राइट पैर में थोड़ा सा सोने का आ रहा है, जहाँ घुटने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप उसको लेबल कर दे। वट एवर इमोशंस आर देयर, फीलिंग्स आर देयर, आप इस समय अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, ठीक ठाक फील कर रहे हैं, न्यूट्रल फील कर रहे हैं, किस तरह का इमोशन है आपका, राइट? उसको आप लेबल कर दे। मेरे को अच्छा लग रहा है, गेटिंग प्रेजेंट एंड गेटिंग द नेम दैट। तो दैट इज द मेन थिंग इन द माइंडफुलनेस कॉग्निटिव थेरेपी। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपने फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लिया, आपने माइंडफुलनेस को सीखना शुरू कर दिया है। दिस इज माइंडफुलनेस, यू आर गेटिंग अबाउट योर फीलिंग, यू आर गेटिंग प्रेजेंट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, यू आर गेटिंग प्रेजेंट अबाउट योर बॉडी आल्सो, सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, राइट? एंड वी आर एंकरिंग दैट विद द ब्रेथ। सो माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी जो हमने अभी बात की है, थेरेप्यूटिक अप्रोच ब्लेंडेड माइंडफुलनेस मेडिटेशन विद द कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक्स। Further, this is not something new. They have created a single day and they have come up that this is a mindfulness based cognitive therapy. That initially they were using the Buddhist meditative practices, whatever are there, right? They have studied the Buddhist practices. Many of the person who are the initiator, who was the person who started this MBCT in the structured way, they themselves practiced the Buddhist techniques, various techniques. One of them was the nature walk, other was the that body scan, another one was the mindful eating, right? These they have, and another one was the mindful bell, right? These were the few techniques they were aware about about these techniques, and they followed in their daily life, right? They were having the knowledge about these things. Then they integrate this Buddhist technique into cognitive therapy. So with this, the new therapy was born, named as mindfulness-based cognitive therapy. So mindfulness is a practice of being fully present, focus on the current moment. All of you have experienced that, right? It involves the non-judgmental awareness, observing thoughts and emotions without getting caught up in them. So this is something what we are doing in meditation. हम लोग सिखा रहे हैं
तो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी को थॉट्स को देखने के तीन तरीके बताए जाते हैं, तीन चीजें बताई जाती हैं वो किस तरह से हम थॉट्स को देख सकते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट हम लोग थॉट्स को इस तरह देखते हैं, जैसे मैंने बताया एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर थॉट है, बट हम ट्रेन के अंदर जंप नहीं करते हैं। सेकंड जो एक मेटाफर बताया जाता है वो इस तरह बताया जाता है एक तरह से एक नदी चल रही है, उसमें पानी बह रही है, उसके अंदर पत्ते गिर रहे हैं थॉट्स की तरह में एक्सक्यूज मी। सो वी जस्ट हैव टू लुक एट दैट। हम नॉन जजमेंट है, हमें इमोशंस आ रहे हैं, दुख के आ रहे हैं, खुशी के आ रहे हैं, गुस्से के आ रहे हैं, पास से आ रहे हैं, वी आर जस्ट गेटिंग प्रेजेंट अबाउट देम। जो थर्ड जो मेटाफर बताया जाता है दैट इज लाइक अ स्टेज मेटाफर। दैट स्टेज के ऊपर जैसे एक्टर्स आते हैं उस तरह से यू आर द ऑब्जर्वर, आप दर्शक हैं। आप उन थॉट्स को दर्शक की तरह से देख रहे हैं, जजमेंट दिए बिना। ये थॉट अच्छा है, बुरा है, मेरे पास क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। दिस इज अ नॉन जजमेंटल अप्रोच टुवर्ड्स द इमोशंस एंड थॉट्स। ये तीन जो मेटाफर्स हैं, एक ट्रेन का, एक पानी का और तीसरा स्टेज का, इस तरह से ये सिखाया जाता है जब पेशेंट होते हैं। भी आपको अपने जब मेडिटेशन बैठते हैं, आपको बॉडी स्कैन करना है, तो आपको थॉट्स आएंगे, आपको उसको रोकना नहीं है, दैट्स ए नेचुरल। और एमबीसीटी की जो एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये स्पिरिट को नहीं लेके आते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को, मोक्षा को इन कंसेप्ट में नहीं है। दीज आर द बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक पर्पस। तो बहुत इजी हो जाता है क्लाइंट के लिए उस चीज को ऑब्जर्व करना, उस चीज को फॉलो करना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यार मैंने तो ये मेडिटेशन किया था, मैंने इस तरह से किया था, कल ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ, मेरे को और ऐसे आगे जाना है, मेरे से वो आ गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। So this is very simple and practical. That's why this practice cultivates the clarity, emotion balance, and deeper understanding of the internal experiences. So ये कुछ फायदे हैं जो बेनिफिट है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के, साइंटिफिकली प्रूवन है। स्ट्रेस रिडक्शन है, फोकस इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, मोटिवेशन को बढ़ाता है आपके, लाइक बिकॉज यू कनेक्ट विद योर डीपर सेंस, योर ओन सेल्फ, राइट। इमोशन रेगुलेशन, जो कि हमारे इमोशन इंटेलिजेंस, जिसको डेनियल गोलमैन में बहुत फेमस किया है, दैट ये तो रिसर्चेस बोलती हैं, सभी लोग बोलते हैं आज के डेट में अगर आपको सक्सेस रहना है, हैप्पी रहना है, आपको आईक्यू नहीं हाई चाहिए, आपको इंटेलिजेंस हाई नहीं चाहिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस में एक कंपोनेंट होता है एनहांस्ड इमोशनल रेगुलेशन। दैट कई लोगों को क्या होता है, ट्रेन में खड़े हुए हैं, किसी ने बोल दिया ओए, गुस्सा आ जाएगा, ऐसे कैसे बोला। तभी तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में गर्मियां जैसे जैसे बढ़ती हैं, जैसे जैसे रोड रेज बढ़ जाते हैं, राइट। किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है और ऊपर से दिमाग में गर्मी, और ऐसे ही लोग जिंदगी खराब कर लेते हैं। लेकिन दिस इज इंक्रीजेस योर इमोशनल रेगुलेशन। जैसा आपको मैंने अभी 3 स्टेप्स बताया, अपनी सेंसेशन के प्रति अवेयर हो जाए, सांस के प्रति एंकर कर ले अपने आप को, और आपके इमोशन किस तरह से हैं। आपको आपने लेबल कर दिया मेरा इमोशन इस समय अच्छा नहीं है, मेरे गुस्सा आ रहा है, यू कैन चेंज इट, यू कैन वर्क ऑन इट, you get present it, right? When you're present, then you don't take any actions, so with that you increases your emotional regulation। तो इसके साथ में जो हम लोग एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और कुछ एक्टिविटीज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बीच में आपको मौका मिला तो कुछ खाने का अगर आपके पास पड़ा हो, इट कैन बी बनाना आल्सो, इट कैन बी किशमिश आल्सो। यूजली ये जो एक्टिविटी है वो किशमिश के साथ में की जाती है, जो रेजिन एक्सरसाइज बोलते हैं हम उसको, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इट जो रेगुलरली हम करते हैं अपने सेशन में, तो इट टेक्स एटलीस्ट 45 मिनट्स। और कुछ लोगों ने आप में से अगर एमबीसीटी कोर्स लगाया होगा मेरे साथ में, तो आपने प्रैक्टिस भी किया होगा इसको। तो 45 मिनट्स में हम एक रेजिन खाते हैं, एक द्राक्ष को, एक रेजिन को खाने के लिए 45 मिनट्स लगाते हैं। तो योर एक्सपीरियंस विद द रेजिन चेंजेस फॉर होल लाइफ। क्योंकि हमने कभी खाना इस तरह खाया ही नहीं है, जैसे मेरे पास एक खाना पड़ा हुआ है, तो बात करते हैं हम लोग ऐसे, मुंह में डाला, खाया, और कहाँ दिमाग है, कहाँ क्या है। अगर इसी पीस को मेरे को खाने के लिए 10 मिनट लगाऊं मैं, it will give me more satisfaction, it will give me more taste, and this mindfulness is very good for losing weight also। जो माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं तो उनके लिए इतना खाने की जरूरत ही नहीं है लोग। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा साधु संत होते हैं और होते हैं, बहुत कम खाते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है माइंडफुलनेस क्या होता है। हम लोग को सीखना पड़ता है, साधु संतों को पहले ही पता होता है। तो उनमें ये डिफरेंस है। दीज आर द फ्यू टेक्निक्स आई हैव एनलिस्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो हमारी माइंडफुलनेस ब्रीदिंग है,
डीप ब्रीदिंग, राइट? 5 तक काउंट करना, 5 तक फिर एक्सेल करना, इनहेल करना, और फिर रिवर्स करना, राइट? तो फिर बॉडी स्कैन जो है बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करता है। ये बैकबोन है, बॉडी स्कैन जो है वो माइंडफुलनेस का बैकबोन है। वो नियर अबाउट इट टेक्स 40 मिनट्स। इट्स इक्वल एंड नियर अबाउट इक्वल, आई कैन से टू यू, जो हम अपना योग निद्रा करते हैं। डिफरेंस इसमें क्या है? योग निद्रा में हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। लाइक पैर से स्टार्ट हुए हम लोग, हेड तक गए। लेकिन बॉडी स्कैन में हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गन पे रुकते हैं। मान लो हमने अपने पैर के अंगूठे से स्टार्ट किया, देन वी स्टॉप देयर, देन वी सी व्हाट आर माय इमोशंस, व्हाट आर माय फीलिंग्स, व्हाट आर माय सेंसेशंस एट दैट टाइम। देन आई विल टेक माय ब्रेथ टू दैट पार्ट, लाइक आई विल इनहेल एंड टेक माय ब्रेथ टू माय बिगर टो और फुट, जो पैर का अंगूठा है वहां तक लेके जाऊंगा उसको। देन आई विल एक्सेल इट, देन आई विल मूव टू अनदर पार्ट, एंड देन आई विल सी मेरे किस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किस पार्ट में पेन है या डिस्कम्फर्ट है। एट दैट टाइम आई विल स्टॉप एट दैट प्लेस, आई विल टेक द ब्रेथ थ्रू दैट पार्ट। आपको ये लगेगा यार ब्रेथ जो है वो तो लंग्स का फंक्शन है, राइट? बट जो माइंडफुलनेस है, इट्स अबाउट द हीलिंग ऑल्सो। यू आर टेकिंग योर ब्रेथ, इट्स हीलिंग दैट पार्ट, यू आर स्टॉपिंग एट दैट पार्ट एंड रिलीजिंग दैट, एंड यू आर लुकिंग दैट उस जगह पे डिस्कम्फर्ट कम हुआ, ज्यादा हुआ। जब हम रियल लाइफ में इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल बी अमेज्ड दैट, मान लो उसका जो पेन लेवल था इट वाज एट 8 और 9, आफ्टर दिस एक्टिविटी इट कम डाउन टू 3 और 4 और लेस देन दैट। सिमिलर वे में व्हेन वी हैव द हाई charged emotions also, at that time also, when we get mindful, it also decreases the charge of the emotion also. Then the raising activity fully present, तो मौका मिलेगा तो हम इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरह से करते हैं। तो पहले तो सभी सेंसेस के साथ में हम रेजिन को देखते हैं, इसका कलर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहीं से ये लाइट है, कहीं से डार्क है, राइट? सो ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं, इसका हाथ में पकड़ के चेक करते हैं, कहीं से ये थोड़ी सी नरम है, कहीं से हार्ड है, कहीं से इसकी झुर्रियां निकली हुई है, राइट? देन वी स्मेल इट, राइट? बहुत स्लोली स्लोली, एवरी टाइम वी आर प्रेजेंट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, देन वी पुट क्लोज आवर आइज एंड पुट दैट रेजिन इनटू आवर माउथ। तो उसको हम लोग मुंह में रखते हैं, पूरे मुंह में घुमाते हैं, उसका कैसा है, क्या उसकी खाल कैसी है, वो कैसा लग रहा है, जाट पे कैसा लग रहा है, जीभ पे कैसा लग रहा है, हमारे पैलेट पे कैसा लग रहा है। आफ्टर दैट वी मेक वन कट, एंड जो उसका रस आता है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। देन वी ईट दैट आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट हमारे मुंह में रहती है, उसके बाद हम खाते हैं। दैट होल एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप वी आर हैविंग विद द फूड, क्योंकि हमें किसी ने फूड को इस तरह से खाना सिखाया ही नहीं, और हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। जैसे ट्रेन का मैंने शुरू में एग्जांपल दिया ना, ट्रेन चल रही है और हम पास में खड़े काउंट कर रहे हैं। तो खाने का और सब चीजों का ऐसा ही है। खाने का एक पैटर्न बना हुआ है, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद एक चाय वाय आ जाती है, कुछ और चीज आ जाती है, फिर लंच आ जाता है, फिर जो शाम की चाय के साथ में कुछ चखना वखना होता है वो आ जाता है, फिर रात का डिनर आ गया। तो एक पैटर्न बना हुआ है, हमें चाहिए नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कुछ नहीं है। किसी घर में पैदा हो गए एक्सक्यूज मी, किसी घर में पैदा हो गए, जो पैटर्न चल रहा है वो खा रहे हैं, और पैटर्न इतना डोमिनेंट हो गया है दैट वी नेवर क्वेश्चन इट, और हमारी बॉडी की और माइंड की वो नीड बन गया है। जैसे ही लंच का टाइम होगा हमें भूख लग जाएगी, बट रियल में उसकी जरूरत नहीं है। तो ये पैटर्न्स है, कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व देम एंड वी हैव टू ब्रेक देम एंड क्रिएट ए न्यू पैटर्न्स। उस न्यू पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए रुकना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रेन के सामने खड़े होकर डब्बे काउंट करने की हम लाख कोशिश कर रहे हैं, हम कभी नहीं कर पाएंगे, और वी विल नेवर नो हम ट्रेन के अंदर जंप कर जाएंगे। दैट इज अ थॉट, जो ट्रेन चल रही थॉट की। सो उसके लिए हमें दूर आके उसके लिए रुकना पड़ेगा। उस रुकने को ही माइंडफुलनेस बोलते हैं। वही एक माइंडफुलनेस है, जब रुक जाते हैं। हमें दौड़ना नहीं है, हम इस रेस से दौड़ने के लिए इनकार करते हैं। ये रेस किसने बनाई? ये रेस तो लगी हुई है एक तरह से, कभी हम माइंडफुल होके सोचा ही नहीं है।
बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए किसको पता ही नहीं है। और ये रेस में दौड़ रहे हैं, हम इस ट्रेन में चढ़ गए हैं, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसे कपड़े चाहिए, वैसे गहने चाहिए, वैसे दोस्त चाहिए, वैसे फ्रेंड्स चाहिए, वैसी फोटोग्राफ चाहिए, सोशल मीडिया पे इतने लोग चाहिए। राइट, रेस किसने बनाई और आपको किसने मजबूर किया इस रेस में कूदने के लिए? कभी हम रुक के सोचेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी। लोगों को एंग्जाइटी इसलिए आ जाती है, यार मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की है, उसके सिर्फ 4 लाइक्स आए हैं, क्या गलती होगी, चेंज करता हूँ इसको, कुछ और करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, पूरा दिन खराब रहता है उस चीज के लिए। तो रुक जाए, अगर हम इतना सोच लें यार, आए नहीं आए फर्क क्या पड़ता है, आज 10 साल पहले था, कुछ भी नहीं था तो क्या था। तो उस रुकने को ही माइंडफुलनेस बोलते हैं, जो ट्रेन में चढ़ गए हैं हम लोग। एक पोइम की तरह है ये, अगर पोइम की तरह सुनोगे, हाइकू की तरह सुनोगे, हाइकू बहुत फेमस है माइंडफुलनेस में। हाइकू क्या होता है? हाइकू जापान की टर्म है एक, कभी लोगों ने जोड़ दिया हाइकू भी माइंडफुलनेस के साथ में। दैट हर एक आदमी 3 लाइन की पोइम लिखता है लाइफ में, 3 लाइन की पोइम, उसको हाइकू बोलते हैं। और वो हाइकू जो होता है वो आदमी लाइफ का एक उसका सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। तो वैसे माइंडफुलनेस में हम बनेंगे तो हम हाइकूज क्रिएट कर सकते हैं दुनिया के। जैसे कि एक हाइकू मैं आपको अपना सुनाता हूँ। भी ये जो हाइकू जुड़े हुए हाइकूज हैं, ये जो रेस है किसने बनाई है, ये कब शुरू होगी कब खत्म होगी, इसमें जीतेगा कौन, ये किसने डिफाइन किया? क्योंकि आप जीत जाते हो उसके बाद इसका लेवल और हाई हो जाता है। ये लेवल किसी तरह है, मतलब 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, ये लेवल किसी तरह से किसने बनाए, किसने ये रेस बनाई, कब खत्म होगी, कौन जीतेगा, इसका निर्णय कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं ये रेस दौड़ने से इनकार करता हूं। मैं आप सबको जीता हुआ घोषित करता हूं, और मैं इश्के बहार करता हूं। तो ये माइंडफुलनेस जो है इश्के बहार का नाम है। आप रुक के जो प्रेजेंट मोमेंट में जो इश्क है, जो उसका एंजॉयमेंट है, उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। हाँ, टेक्निकली हम उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी में, लेकिन माइंडफुलनेस वही है, रुक के जैसा है जो फूल खिला है। जैसे ओशो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आपने गुलाब देखा, डॉक्टर रंजन के पीछे आपको कमल के फूल नजर आ रहे हैं, राइट, इंदु जी के पीछे एक सूरज नजर आ रहा है। तो मैं किसी को पूछूं, डूबता हुआ सूरज देखा? हाँ देखा। अच्छा वो देखा सूरज हाँ बहुत बार देखा है डूबता हुआ सूरज। कमल के फूल देखे? बहुत बार कमल के फूल देखे हैं। गुलाब के फूल देखे? बहुत बार। करे गुलाब के फूल क्या सबने देखे हैं? नहीं माय डियर। ओशो बोलते हैं ये जो गुलाब का फूल खिला है, ये नया है, ये वो गुलाब का फूल नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उस गुलाब को, नया गुलाब को नए की तरह नया है वो, उसको नए को जो सूरज आज उगा है, ये वो सूरज नहीं है, ये आज नया सूरज है। इस चीज को प्रेजेंट होने को ही माइंडफुलनेस बोला जाता है। उस सनसेट को देखना, उस सनसेट को, सनराइज को देखना, उस गुलाब को देखना, एक नए तरीके से देखना, यही माइंडफुलनेस है। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस, राइट, जो मैंने सामने लिखी हुई हैं। और हर चीज को नए ढंग से देखना, एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। ये सूरज नया है, ये फूल नए हैं, ये इंसान नए हैं, मैं नया हूं। और इसी चक्कर में कई बार हमारे रिलेशनशिप भी बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि कोई आदमी 10 साल पहले कुछ किया था और हम उसको आज भी उससे गुस्सा है। 10 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया है, राइट, जो पानी तब था वो पानी नहीं है, वो इंसान बदल गया होगा। ट्राई तो करो जिंदगी में, और हम भी बदल सकते हैं। इस बदलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी एज ए कैटलिस्ट काम करती है, जो कि बहुत फास्ट 8 वीक्स में अपना काम कर देती है। So these are the another things I have already discussed with you: deep breathing, mindful meditation, connect with nature, right? Mindful journaling and connect with nature के साथ में हम लोग कुछ एक्टिविटीज डिफाइन की हुई हैं। इसमें माइंडफुल वॉकिंग है। माइंडफुल वॉकिंग में किस तरह से एक एक्टिविटी माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव में बताया जाता है, आपको हर रोज 10 मिनट माइंडफुल वॉकिंग करनी है। वो वॉकिंग करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, जैसे हमने रेजिन का बताया, उसी तरह से हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सिखाते हैं किस तरह से आप माइंडफुल वॉक करना है। जब आपको सांस लेना है तो आपको राइट लेग उठानी है, जब सांस छोड़ना है तो लेफ्ट लेग उठानी अच्छा। है। जस्ट इमेजिन आपको माइंडफुल वॉक करना है विद अ ब्रेथ। सुनने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब करते हो
तो बहुत मुश्किल लगता है कई बार, लेकिन जब 10 दिन 11 दिन कर लेते हो, दिस इज ए अमेजिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आपको बैठना पड़ता है, राइट, थॉट्स आते हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन दीज आर द फ्यू एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी में जो एक्टिविटीज है उसको दो ढंग में डिवाइड किया गया है। एक जो है आप बैठ के करते हो, यू प्रेजेंट एंड क्लोज्ड आइज, और जो दूसरी है देर एक्टिविटी बेस्ड, लाइक जैसे मैं रेजिन का और खाने का बताया, तो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी में बताया जाता है आप दिन का एक मील का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने पपीता खाया, तो उसका लगभग 25% जो है उसको माइंडफुल खाइए बस, और कुछ नहीं, इतना ही बोलते हैं, क्योंकि इतना करने से ही चीजों में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। स्टार्ट विद द स्मॉल। सिमिलर वे में दिन में 10 आप वॉक करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं, उसमें से 5 मिनट आप माइंडफुल वॉक कीजिए, जो अभी हमने बात किया। यू आर टेकिंग योर स्टेप अप, सांस अंदर, स्टेप डाउन, सांस बाहर, और जब पैर उठा रहे हो यू आर कॉन्शियस, आपने पैर उठाया, राइट पैर उठाया, राइट घुटना आपका मुड़ा, आपने पैर नीचे रखा, जमीन को टच किया, यू आर प्रेजेंट अबाउट एवरी मूवमेंट, a single movement of the muscle fiber and tendon also that's working. So that's mindfulness. You're mindful about your body movements also. आपने जमीन को टच किया लेफ्ट, फिर आपने राइट उठाया, इस तरह स्लो मोशन में उस चीज को करने को माइंडफुलनेस वॉकिंग का एक तरीका बोला जाता है। वैसे ही माइंडफुल जर्नलिंग है। माइंडफुल जर्नलिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग अबाउट योर थॉट्स, क्या हो रहा है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं। उससे माइंडफुल जर्नलिंग, मेरे को इस समय क्या लग रहा है, मेरे को सुबह गुस्सा आया, किस बात पे गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, इस समय मैंने सनसेट देखा, मैंने सनसेट देखते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगा, सन की रेज मेरे को छू रही थी, जब सन की रेज मुझे छू रही थी तो मेरे को लग रहा था मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में एक एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी आ रही है। मैं जो चेंज द थिंग्स, इमोशंस को राइटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनका जो हीलिंग इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है, वो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। दैट इज ए कॉग्निटिव थेरेपी, वी आर मेकिंग ए चेंजेस इन द कॉग्निशंस। So these are the few activities we are doing. One of the activities is that you are doing the things mindfully. Like I have to at least one activity mindfully. Like मुझे switch on करना है, तो मैं करूंगा, मेरा हाथ उठा, लेबल करूंगा, हाथ को मैं आगे लेके गया, हाथ को मैं स्विच के पास लेके गया, उंगली अपनी आगे की, जो मेरी राइट उंगली है वो ऊपर गई, वो नीचे गई, तो मैंने स्विच को दबाया, स्विच से आवाज आई, और मैंने ऊपर देखा, पंखा धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ और चल पड़ा। सुनने में ये एकदम से सिंपल लगता है, लेकिन व्हेन वी डू दिस माइंडफुली, एंड दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी इन द माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। हर वीक में 8 वीक होते हैं, 8 वीक में किसी भी दिन फिक्स कर लिया जाता है, जब 3 या 4 घंटे का सेशन होता है, 3 या 4 घंटे के सेशन के अंदर कुछ एक्टिविटी का पैकेज बनाया जाता है, भी इस वीक में आप ये एक्टिविटीज करोगे, एंड व्हेन यू आर डूइंग दीज एक्टिविटीज यू विल राइट डाउन दैट जर्नल। देन अगेन पार्टिसिपेंट कम्स ऑन द नेक्स्ट वीक, फर्स्ट जो आर होता है, लास्ट वीक में आपने एक्टिविटीज की थी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका, कैसे किया था, तो सारे पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं। जब शेयरिंग होती है तो उसके अंदर एक इंसाइट्स आती हैं, राइट। कोई बोलता है मेरे को स्ट्रेस बहुत हो रहा था वो कम हो गया है, मेरे को गुस्सा आ रहा था वो कम हो गया है, जब मैंने माइंडफुल वॉक किया तो मेरे को एहसास हुआ भी मैं कितना इस तरह से अपने आप को फील करता हूँ। लाइफ में कभी खाना खाया ही नहीं है, पहली बार खाना खाया तो मेरे को लगा जो खाना खा रहा हूँ रियली मेरी बॉडी तक पहुंच रहा है, वो मेरे माइंड को एनर्जी दे रहा है, और मैंने पिछले 4 5 दिन से खाना आधा कर दिया और मेरे में एनर्जी डबल हो गई है। तो दीज आर द थिंग्स व्हेन पार्टिसिपेंट शेयर। तो फिर बाकी टाइम बचता है, उसमें नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और अगेन होमवर्क दिया जाता है। तो इस तरह से जो 8 वीक का प्रोग्राम होता है इस तरह से डिजाइन किया गया, इसे डिजाइंड स्ट्रक्चर्ड माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहता है, लगभग 8 वीक का। और उसमें कई बार ये होता है भी लास्ट होता है उसमें एक सेलिब्रेशन होती है या कुछ और चीज होती है, या बीच में एक दिन रख लेते हैं जिसमें फैमिली आ जाती है, लोग डिस्कस करते हैं, दिस इज अ थिंग्स अ चेंज, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीजें हैं दुनिया में, जो भी लोग कर रहे हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको बनाया गया है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत रिसर्च लगी हुई है, एंड दैट इज वेरी सिंपल आल्सो, और जिसको कोई भी सीख सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। सो हम एवरीडे लाइफ में, मैंने शुरू में जैसे बोला था, हर एक इंसान जो है वो उसको यूज कर सकता है, तो उसके लिए मैंने
कुछ चीजें लिखी है, यहाँ यहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस ट्रिगर्स। तो कौन कौन चीज आपको स्ट्रेस करती है? कई बार हम स्ट्रेस का एक क्या होता है ना, डिप्रेशन क्या होता है, दिस इज ए स्नो बॉल इफेक्ट। सम थॉट कम, उसके अंदर हम बह गए, जैसे ट्रेन है, थॉट्स ऑफ ट्रेन है, उसके अंदर चढ़ गए। तो इसमें क्या सिखाया जाता है एमबीसीटी में? ट्रेन से उतरना। यू नीड नॉट टू गो इनटू विद द ट्रेन, दैट समथिंग इज देयर व्हिच इज इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस, स्नोबॉल इफेक्ट इज इंक्रीज। देन प्रैक्टिस माइंडफुल ब्रीदिंग, देन एंगेज इन माइंडफुल मूवमेंट्स, जो सबके बातें की हैं, अप्लाई द माइंडफुल इन द कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं, लिसन करते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में हर एक पल, हर एक मोमेंट कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन को हम एक कैसा बना देते हैं कि हमें सुबह 10 मिनट करना है, शाम को आधा घंटा करना है, या सुबह 1 घंटा करना है, शाम को आधा घंटा करना है, इस समय करना है। बट माइंडफुलनेस इज समथिंग जब हर मोमेंट, हर समय कर सकते हैं। आप सुबह उठते हो, तो सबसे पहले अगर आप माइंडफुल हो जाते हैं, मैं माइंडफुल हूँ, मैं उठा हूँ, लेटा हूँ, मेरे अंदर थॉट क्या आया, मैंने चलो ठीक है, अपना जो विधि थी, मैंने भगवान का नाम लिया, कुछ फॉर्मेशन किया, मैं बेड से उतरा, बेड से मेरा राइट पैर पहले उतरा, फिर मैंने फर्श को टच किया, फर्श को मेरा एहसास कैसा हुआ, नीचे रग था, रग का मुझे कैसा एहसास हुआ, देन लेफ्ट फुट रखा, लेफ्ट फुट का क्या एहसास था। सो दिस इज समथिंग वी कैन डू एनी टाइम। तो मेरे को तो जब मैं एयरपोर्ट में बैठा होता हूँ या फ्लाइट में बैठा होता हूँ, तब बहुत मजा आता है, मैं लोगों को देखता रहता हूँ, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, माइंडफुली देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं लेबल करता रहता हूँ, ऐसा होता नहीं मतलब फैक्ट्री में लोग होते हैं, फैक्ट्री में जैसे मशीन्स होती है ना, उसमें लेबल करते हैं, मशीन अच्छी है, मशीन अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। जो लोग स्माइल नहीं कर रहे होते, मैं बोलता हूँ ये डिफेक्टेड पीस है भाई। और लोग बहुत टेंशन में होते हैं और होते हैं, मैं कहा ये ले भाई ये जिंदगी की मार का मारा हुआ है और वो ये भी पता चलता है ये फ्यूचर में अपना क्लाइंट बनने वाला है क्योंकि ऐसा चलता रहेगा तो पक्का इसको इधर ही आना है, क्योंकि एआई अब सब सोल्यूशन कर लेगा, लेकिन माइंड का काम करने के लिए मेरी डॉक्टर रंजन की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी आपको। राइट। तो मैं एयरपोर्ट में बैठा हुआ लेबल करता रहता लोगों को, भी ये डिफेक्टेड पीस है, ये मस्त पीस है यार, कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहा है ना। तो जो लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, एकदम देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, मैं कहा ये गए, इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये पक्का, मतलब आज नहीं कल, मतलब भगवान को बुद्धि दे दे तो बढ़िया बात है, लेकिन अदरवाइज ये पक्का, मतलब ये माइंडफुलनेस के, मेडिटेशन के क्लाइंट बनने वाले हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, तो वैसे वैसे अपना काम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सबके लिए लोग बोलते हैं एआई इज डेंजरस, लेकिन डॉक्टर रंजन से बात करने का मौका नहीं मिला। एआई तो बहुत अच्छी चीज है, लाइफ को इजी कर रही है, लेकिन उसके साथ में हमें एक मौका दे रही है हमारा समय बचाने का। लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, हम उस समय को यूज कैसे करेंगे। और जो लोग जैसे आप लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ से जुड़े हुए हो, यू नो हाउ टू यूज योर टाइम। राइट, आपके पास सब लोगों का मौका था, आप कुछ भी कर सकते थे आज, लेकिन यू चूज टू बी हियर, राइट। And I hope you are getting value out of that. Who are getting the value, please, you can thumbs up or you can write down in the chat box so that I come to know you are listening, that we are getting value out of this session. तो सिमिलर वे दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड। तो उसमें साथ में डेली रूटीन में हैबिट्स में जैसे मैंने ऐड किया हुआ है, यू कैन ऐड दिस थिंग वाइल यू आर टेकिंग योर कॉफी आल्सो, राइट। कॉफी को जो पीते हो, मॉर्निंग कॉफी पीते हो, सुबह स्टार्ट कर दो। यू आर जस्ट टेकिंग योर कॉफी, यू आर टेकिंग क्लोज टू योर लिप्स, यू आर टेकिंग फर्स्ट सिप ऑफ द कॉफी, कप आपके लिप्स को टच कर रहा है। एक्चुअली मैं कॉफी पीता नहीं हूँ, मैं मतलब ये ग्रीन टी पीता हूँ। तो आप इसको ग्रीन टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कॉफी ही पीनी है तो मैंने अपनी कॉफी को होठों के पास लेके आया, मैंने फर्स्ट सिप लिया, मुझे कैसा एहसास हुआ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कई लोगों को जो ना ऐसे कप भर भर के दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तब भी उनको एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी पीते हैं और उसको एंजॉय कर लेते हैं। दैट इज माइंडफुलनेस, थोड़ा सा आप मुंह में रखो और उसको टेस्ट करो, क्योंकि वो चीज आप रेगुलर पीते हो तो आपके लिए नशा बन जाता है, लेकिन आप उसको माइंडफुल पीते हो तो आपके लिए दवाई बन जाती है। मेडिसिन और एडिक्शन में यही फर्क है, राइट। जो मेडिसिन है वो आपको ठीक करती है, जो एडिक्शन है उसकी आदत पर के आपको ठीक नहीं पड़ती, उसकी आपको हाई डोज लेनी पड़ती है। दैट्स वाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो मेडिसिन है वो आपको ठीक के साथ में आपकी एडिक्शन बन रही है वो। इस बार आपकी डोजेज एक है तो उससे बढ़ानी पड़ेगी, अभी 50 mg ले रहे हो, 70 mg लेना पड़ेगा, अभी एक गोली ले रहे हो, 2 साल के बाद 2 गोली लेना पड़ेगा। एडिक्शन है, ये हीलिंग नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। वी आर पुशिंग द पर्सन, द क्लाइंट्स, द पेशेंट
into the addiction of the medicines. Medicines are for the healing. That आपने एक बार मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए. अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ये बोलता है भी पेशेंट मेरे पास आया है, दोबारा मेरे को शक्ल मत दिखाना, आप ठीक होके जा रहे हो, कहने का मतलब ये. अच्छा डॉक्टर वो नहीं है आपके पास एक पेशेंट आया और लाइफ लॉन्ग आपका पेशेंट बन गया. अच्छा डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट को बोलता है मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, अभी तुम कुछ लोगों को आगे जाके और ठीक कर सकते हो, अपने घर वालों को ठीक कर सकते हो. यहाँ पे वो डॉक्टर अच्छा नहीं होता, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, देखो तुम्हें ठीक कर रहा हूँ, तुम मेरे क्लाइंट बन के अपने घर वालों को मेरे पास लेके आओ. राइट. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है. एक बार आपने सीख ली कुछ चीजें तो आप औरों को भी सिखा सकते हो, औरों से भी बात कर सकते हो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हो, बाकी में लेके आ सकते हो. दिस इज समथिंग रियली रेवोल्यूशनरी. राइट. कभी हमने मेडिटेशन एज ए थेरेपी की बात करते हैं, योगा एज थेरेपी काम करते हैं, लेकिन हमने एज ए स्ट्रक्चर्ड वे में भी ये लो, ये वाली मेडिटेशन लो, ये आपकी इस चीज की दवाई है, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वाली मेडिटेशन लो, इस तरह से हम क्रिएट नहीं कर पाए. लेकिन ये जो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, लैब में, फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकंड वीक में क्या होगा, थर्ड वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक का होमवर्क क्या होगा, सेकंड वीक का होमवर्क क्या होगा, क्या क्या चीजें करनी है, एवरीथिंग इज रिटन फ्रॉम वर्ड टू वर्ड. सिमिलर वे शावर जब लेते हैं, एवरी मोमेंट इन लाइफ इज ए टू बी गेटिंग माइंडफुल. राइट नाउ वेयर आर यू सिटिंग, अगेन हमने जब शुरू किया सेशन तब मैंने आपको माइंडफुल होने के लिए बोला था. अगेन आई एम इनवाइटिंग एवरीवन टू गेट माइंडफुल. अपनी ब्रेथ के प्रति माइंडफुल हो जाए. अपनी पूरी बॉडी को एक बार स्कैन करें. कहीं भी डिस्कंफर्ट है, गेटिंग अवेयर अबाउट दैट डिस्कंफर्ट. यू कैन मूव लिटिल बिट, यू कैन रिमूव योर discomfort, you can take your breath to that part and release that tension, whatever tension is there in that part. Get present your emotions, whatever emotions are right now. आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई फ्यूचर की एंग्जाइटी हो रही है, इसके बाद आपको कुछ करना है, आपको कुछ पास से आ रहा है, मैं इस जगह से ये चीज ठीक कर सकता हूँ एमबीसीटी को यूज करके, तो उस चीज के लिए, उन विचारों के लिए, उन थॉट्स के लिए अवेयर हो जाए. तो इस तरह से मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयर होने का नाम ही माइंडफुलनेस है. और इसको स्ट्रक्चर वे में हम रेगुलर करके इसको लेबल कर देते हैं और अपने कॉग्निशंस को चेंज और ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं. इसको स्ट्रक्चर्ड वे को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी. तो देयर आर वेरियस थिंग्स जो मेरी डॉक्टर रंजन की बहुत फेवरेट है. ये वाली चीजें जो मैं सबसे डिस्कस करता हूँ, डॉक्टर रंजन अपने सेशंस में आपके साथ में, सब लोगों के साथ में बहुत शेयर किया है. तो बहुत फेमस बुक है टीलोमेर इफेक्ट. और इसका स्ट्रेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, टीलोमेर के ऊपर इफेक्ट क्या है, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज हम साइंस के बारे में बात करना चाहते हैं. तो टीलोमेर्स होते क्या हैं? टीलोमेर्स आर लाइक शूज स्ट्रैप्स होते हैं, हमारे शूज के आगे एक गम लगी होती है. तो उसी तरह से हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके एंड के अंदर एक वैसे ही कुछ चीजें होती है, इसको टीलोमेर बोल देते हैं. टीलोमेर्स की लेंथ होती है दैट डिसाइड्स योर लॉन्जिविटी और हेल्थ. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी अगर टीलोमेर लंबे हैं तो दैट मीन्स यू आर मोर हेल्दी एंड यू आर गोइंग टू लिव लॉन्ग. और आपके अगर टीलोमेर कम हैं, छोटे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी. और एमबीसीटी रिसर्च से किया 2 मंथ की जो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, उसके बाद उन्होंने टीलोमेर्स को मेजर किया. दैट हैज ए प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन द टीलोमेर लेंथ. यहाँ पे एक बढ़िया सा एक चीज सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल चीज सुनाता हूँ. मैं नाम नहीं लेता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है. आपको पता होगा डॉक्टर जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको हर चीज की रीजनिंग पता होती है, आंसर देते हैं. तो ही इज ए गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, लेकिन सिगरेट और दारू पीता है थोड़ा सा. तो मैंने उनसे बात किया, मैं क्या, नाम नहीं लेता, मैं क्या, यार तू इतना पीता है मर जाएगा तू, और तेरे से ज्यादा जीऊंगा मैं कैसे? कहते मैंने टीलोमीर चेक किया, मेरा टीलोमीर लंबा है तो मेरे कुछ नहीं होगा. उसका टीलोमीर टेस्ट करवा लिया मैंने, तो इसलिए मैं पी सकता हूँ. तो आपको ज्ञान और साइंस की नॉलेज का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो डॉक्टर से बेटर कोई नहीं जान सकते हैं क्योंकि उसके पास उसका तर्क है. राइट. लेकिन वो तर्क है, वो तर्क वितर्क में यही फर्क होता है, आप किस चीज को किसी ढंग से भी प्रूव कर सकते हैं. तो
इतना एमसीएच है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको पता है जो सिगरेट है और दारू है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है, मैं जल्दी मर सकता हूँ, अगर जल्दी मर सकता हूँ तो आ, मुझे टीलोमेर करवा लिया तब अच्छा जल्दी नहीं मरूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं उसको क्या समझाऊं भी, ये टीलोमेर जो है आपकी हैबिट्स के साथ में बड़ा और छोटा होता रहता है। जब तूने करवाया होगा उस समय सही होगा, लेकिन उसको रेगुलर करवाते रहना। और ये इसका लेंथ जो है एमबीसीटी से बढ़ता है, और जो स्ट्रेस के साथ में आपकी एजिंग के साथ में आपकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है आपका, जिस तरह खाना खाते हो, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, तो उससे उसका लेंथ कम भी होता है। तो एमबीसीटी कहना ये चाहते हैं हम लोग इस जगह पे, एमबीसीटी जो है माइंडफुलनेस का डायरेक्ट इफेक्ट है आपकी लॉन्जिविटी के साथ में, आपकी हेल्थ के साथ में। तो कुछ लोग पूछते रहते हैं ये जो टीलोमेर होता है इसमें चेक क्या करते हैं, इसकी लेंथ चेक करते हैं, इसकी एक्टिविटी कैसे होती है उसका ऐसे किया जाता है, और डीएनए डैमेज असेसमेंट होता है टेस्ट के अंदर। और ये आजकल जो बहुत सारी लैब्स हैं उसमें अवेलेबल है, लगभग इसका जो खर्चा है 1200 से लेके, सॉरी 12,000 से लेके 20,000 के अंदर आप इस टीलोमेर को टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन टेस्ट नहीं करवाते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो अदरवाइज जो मेरे डॉक्टर दोस्त था उसकी तरह से आपके लिए ये एक एक्सक्यूज भी बन सकता है, मेरा टीलोमेर तो बहुत बढ़िया है अब मैं दिल्ली की हवा में रह सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, अब ये भी कर सकता हूँ, गुस्सा भी कर सकता हूँ, नहीं। तो दिस इज समथिंग यू कैन इजिली डू दैट, राइट। तो ये टेस्ट जो है इजिली अवेलेबल है हमारे आसपास, तो आपके दिल्ली में एनसीआर में बहुत जगह अवेलेबल है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ या अपना टीलोमेर का चेक कराओ या कैसे करो, मैं रिकमेंड करता हूँ एमबीसीटी, मैं रिकमेंड करता हूँ वेजिटेरियन फूड, मैं रिकमेंड करता हूँ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। मैं रिकमेंड करता हूँ माइंडफुल वॉकिंग, राइट, बिकॉज दीज थिंग्स आर फ्री, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं, किस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। मैं रिकमेंड करता हूँ अच्छी तरह से लिसन करना, अच्छी तरह से बात करना किसी से भी, क्योंकि हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव, दैट आल्सो इफेक्ट योर। मैं रिकमेंड करता हूँ आपकी अच्छी, जिस गैदरिंग में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कैसी आपकी कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए, मैं वो रिकमेंड करता हूँ। सो कॉन्शियसली दीज थिंग्स यू कैन चूज। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कौन से प्रोग्राम टीवी के ऊपर, कौन से चीजें आपको नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखनी चाहिए, मैं वो चीजें रिकमेंड करता हूँ। ये टेस्ट लिखती है कि कुछ लोग पूछते हैं ये टेस्ट कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो मैंने इसलिए इसको बता दिया। तो देयर आर फ्यू केस स्टडीज मैंने बोला, जो बताया आपको, कुछ लोगों ने अपना एंटी एजिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस के लिए, कुछ स्टूडेंट्स अपने अच्छे आउटपुट के लिए, अपनी कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए यूज करते हैं। मैंने नाम चेंज करके कुछ और स्टडीज बताई हैं यहाँ पे, जो कुछ लोगों ने अपना कैंसर रिवर्स किया है, कुछ लोगों ने अपनी क्रॉनिक डिजीज को रिवर्स किया है, कुछ लोगों ने क्रॉनिक डिजीज को रिवर्स किया है, कुछ लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, कुछ लोगों ने क्रिएटिविटी बढ़ाई है, राइट। इट्स ए टू वे पिलर, राइट। एक जो होता है आपका हीलिंग के होता है, आपको ठीक होना है, आप ठीक हो गए इस जगह पे आके, तो उसके बाद क्या, उसके बाद मोर प्रोडक्टिव, मोर यूजफुल फॉर द कम्युनिटी, मोर यूजफुल फॉर योर फैमिली, मोर यूजफुल फॉर योर ओन हेल्थ, राइट। तो ये एक सफर है, नेवर एंडिंग सफर है, ये नेवर एंडिंग कंटिन्यूम है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। सो दीज आर द रूटीन्स आई हैव शेयर्ड। मैं जो ये पीपीटी है, टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो ये पीपीटी है तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। डॉक्टर रंजन, आवाज क्लियर आ रही है मेरी या कम होगी थोड़ी हाँ, सी? आवाज क्लियर आ रही है। अब राइट, हमें 12 बजने वाले हैं, तो राइट। कोई हम इसको सवाल? खत्म कर रहे हैं, हाँ। मैं इसको बस एंड कर रहा हूँ। देयर आर फ्यू पीपीटीज, तो दीज आर द फ्यू पर्संस जिन लोगों ने शुरू किया था। डॉक्टर जॉन कबार्ट जेन है, इसको फादर ऑफ एमबीसीटी बोला जाता है। इन्होंने एमबीसीटी शुरू नहीं की थी, इन लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन लास्ट में जो आप नाम देख रहे हैं, डॉक्टर जिंडाल सैगल, मार्क एंड जॉन है, इन लोगों ने इसको स्ट्रक्चर्ड वे में पहली बार रिलीज किया था। तो इट वाज स्टार्टेड विद जॉन कबार्टसन, ही हैज रिटन मैनी बुक्स, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छा लिटरेचर है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू किया था वो जिंडन सेगल ने स्टार्ट किया था। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। आप मोबाइल को किस तरह यूज कर सकते हैं, माइंडफुल बेल क्या होती है, तो उसमें जैसे मैं बात किया, स्टॉप करो, अपने इमोशन ब्रेथ के ऊपर एंकरिंग करो, आपके उस समय इमोशंस कैसे हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, सेंसेशंस कैसी है, उसके लिए प्रेजेंट हो जाओ और मूवमेंट आगे करो। तो आजकल फोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो हर एक घंटे के बाद एक टंग, लैपटॉप में आते हैं टंग, दैट इज अ सिंबल दैट यू आर गेटिंग माइंडफुल, राइट, फॉर दैट। सो हियर इज अ पर्सन जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ,
थिक नथ हन। थिक का मतलब होता है गुरु, आपका टीचर। इनका नाम था नथ हन। थिक का मतलब होता है आपका, थी बोलते हैं अपने वर्ड के अंदर, दैट मीन्स अ टीचर। तो जहां तक हमने एमबीसीटी की बात की है, दैट इज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड वे, अ साइंटिफिक वे। लेकिन ये माइंडफुलनेस को जिस आदमी ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है, इस जो लेके गए हैं, ही इज द पर्सन। ओनली लास्ट ईयर ही लेफ्ट हिज बॉडी एंड ही हैज गॉन टू अनदर प्लेन, बट हिज टीचिंग, हिज एनर्जी इज स्टिल हियर ऑन दिस प्लेनेट, राइट। एंड इनके अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स, इनके वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर माइंडफुलनेस को और बेटर ढंग से समझना हो, यू कैन वॉच हिज वीडियोस एंड एवरीथिंग। इन्होंने माइंडफुलनेस को स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन ग्रोथ के साथ में जितना प्रोपेगेट किया है, ही इज, आई थिंक ही इज द मेन पर्सन। इवन डॉक्टर जेनकबॉट जिन थे, उन्होंने भी थिक नथ हन से ही माइंडफुलनेस सीखा था। So this is all. Your all questions are welcome. This is my number. If someone want to connect with me, you can connect with me. Uh, thank you very much. आपने मुझे पेशेंटली और माइंडफुली सुना। मैं नीचे भी लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वेलकम टू द माइंडफुल मोमेंट।